जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग केसीएल पढ़ेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। कल हमने पढ़ा केवीएल और उसी का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं केसीएल। तो स्टार्ट करते हैं केसीएल। किरचॉफ्स करंट लॉ। केसीएल क्या कहता है? केसीएल ये कहता है कि एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ all currents is 0। यहां पर दो चीजें ध्यान में रखना है। पहली बात तो जंक्शन की बात हो रही है, दूसरी बात अलजेब्रिक सम की बात हो रही है। अलजेब्रिक सम का क्या मतलब है कि आपको करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर ध्यान देना है। डायरेक्शन का ये मतलब है कि उसका साइन या तो प्लस या माइनस। कहने का ये मतलब है कि केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना है कि आपको करंट उस जंक्शन पर आ रही है या वहां से बाहर जा रही है, इनकमिंग है या आउटगोइंग है। सिंबॉलिक फॉर्म में, मैथमेटिक्स फॉर्म में इसको इस तरह लिखते हैं। जंक्शन क्या होती है आपको बता चुके हैं। जंक्शन वो होती है जहां पर सर्किट की दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज मिलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? जंक्शन। अब ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है कि अगर कोई जंक्शन यहां पर 5 ब्रांचेज हैं और उनमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। अब ध्यान से देखिए, I1, I2, I3 ये तीनों इस जंक्शन में क्या जा रही हैं? अंदर जा रही हैं। और I4, I5 क्या हो रही है? यहां से बाहर निकल रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं I1, I2, I3 का साइन प्लस लेता हूं तो I4 और I5 क्या हो जाएंगी? माइनस में। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि I4, I5 यहां से इस जंक्शन से बाहर जा रही हैं और I1, I2, I3 क्या हो रही हैं? इस जंक्शन पर के अंदर आ रही हैं। इसी को क्या लिख देंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। इसका ये मतलब है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। बात समझ में आ गई? अब आपको ये ध्यान देना है कि जैसे केवीएल क्या कहता था कि अलजेब्रिक सम ऑफ इन क्लोज्ड पाथ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0, वैसे ही यहां पर केसीएल क्या कह रहा है कि किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, इन दोनों, ये इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि केवीएल क्या बता रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब सोर्स जितनी सप्लाई एनर्जी की करेगा सर्किट में, लोड जो उसमें लगा है वो उतनी एनर्जी क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। मतलब नेट एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। या ये कहिए कि एनर्जी डिलीवर्ड बाय सोर्स इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लोड। अब हमें ये ध्यान रखना है कि केसीएल क्या बताता है। केसीएल ये कह रहा है कि किसी भी जंक्शन पर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू 0।
इसका ये मतलब है कि ये बता रहा है कि चार्ज को ना तो जनरेट कर सकते हैं और ना ही स्टोर कर सकते हैं। चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब किसी नोड पर जितना चार्ज आएगा उतना ही वहां से निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब यहां पर चार्ज का एकुमुलेशन इस जंक्शन पर नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों हमारे फंडामेंटल लॉज हैं सर्किट एनालिसिस करने के। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों हमेशा टिप्स पर आपके बने रहने चाहिए। कल मैंने आपको ये बताया कि केवीएल लगाते कैसे हैं। केसीएल में सिंपल सी बात यह है कि आपको करंट का किसी जंक्शन पर आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाली करंट पर ध्यान देना है। इसी को दूसरे फॉर्म में नोडल एनालिसिस कहते हैं। तो जब हम नोडल एनालिसिस इसके आगे करते हैं फिर आपको बताते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नोडल एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको अप्लाई करने आना चाहिए। अगर अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपको आंसर निकालने में टाइम कम लगेगा और जल्दी आंसर निकलेगा। नोडल एनालिसिस करने से पहले हमारी कुछ एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को आपको ध्यान में रखना है। पहली एजम्पशन ये है कि टोटल वैल्यू ऑफ बैटरी इज concentrated at positive terminal only। किसी भी बैटरी की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी कहां पर है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो नेगेटिव टर्मिनल पर क्या होगी? नेगेटिव टर्मिनल पर क्या हो जाएगी? जीरो। इसको एंड स्ट्रीम कर दो और रिकॉर्डिंग चल ही रही है। इसको बंद कर दो, रिकॉर्डिंग देखो। आप स्ट्रीमिंग कर दो। अब हमारे पास क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ बैटरी वो कहां पर है? पॉजिटिव टर्मिनल पर। और नेगेटिव टर्मिनल पर क्या है? जीरो। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि द नोड एट विच नोडल एनालिसिस इज अप्लाइड is considered at highest potential among all nodes present in circuit। सर्किट में जितनी भी नोड प्रेजेंट हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर हम उस नोड को मानेंगे जिस नोड पर हम एनालिसिस करेंगे। बात समझ में आ गई? अब सिंपल सी बात यह है कि करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो होती है, और जब करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो होगी इसका यह मतलब है कि जिस नोड पर हम नोडल एनालिसिस करेंगे उससे एसोसिएटेड जितनी भी ब्रांचेज होंगी वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि हमने सेकंड जंक्शन में क्या पढ़ा है कि जिस भी नोड पर नोडल एनालिसिस करेंगे उस नोड का वोल्टेज सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर हाईएस्ट वोल्टेज होगा। किससे हाईएस्ट होगा? सर्किट में जितनी भी नोड प्रेजेंट हैं उनमें। ठीक है,
और थर्ड इसमें एक रेफरेंस नोड मानते हैं और रेफरेंस नोड का वोल्टेज 0 मानते हैं। ये एनालिसिस के लिए करते हैं ऐसा। अगर एनालिसिस के लिए करते हैं तो हमारा आसानी हो जाती है एनालिसिस करने में। अब रेफरेंस नोड क्वेश्चन ये उठता है कि रेफरेंस नोड मानेंगे किसको। रेफरेंस नोड हमेशा उस नोड को मानेंगे वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस मीट। जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं या मीट हो या मिलती हैं। ठीक है, उस नोड को हम क्या मानेंगे, रेफरेंस नोड। ठीक, चलिए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। टू ओम, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 5 ओम। टेन वोल्ट हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस ये कितना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये जो 5 ओम करंट है, 5 ओम रेजिस्टेंस है, उस ब्रांच में करंट आपको बतानी है। ठीक है, अगर मैं इसको कल वाले मेथड से करूं जो हमने कल केवीएल बताया था, तो क्या बताया था कि यहां से करंट आई निकालिए, यहां पर मान लेते हैं करंट I1 है, तो इधर कितनी गई, I माइनस I1। कितनी करंट गई उधर, I माइनस I1। करंट यहां पर फिर पहुंची, मान लेते हैं कि यहां पर I2 गई 5 ओम में, तो इधर 3 ओम में कितनी गई, I माइनस I1। I माइनस I1 माइनस I2। फिर से लिख देता हूं, इस 3 ओम में करंट कितनी है, I माइनस I1 माइनस I2। ध्यान से देखिए, यहां पर I2 आई, यहां पर I1 आई, तो इधर वाली ब्रांच में कितनी करंट गई, I1 प्लस I2। सिर्फ KCL लगाते जाइए यहां पर नोड पर। इसी तरह यहां नोड पर हमने KCL लगाया, I माइनस I1 इधर गई, इसमें से I2 निकल गई, तो बची हुई करंट इधर जाएगी। यहां पर देखिए, यहां पर कौन सी करंट पहुंची, इधर से पहुंची I माइनस I1 माइनस I2, और यहां से पहुंची I1 प्लस I2। जब इन दोनों करंट को जोड़ेंगे तो जो इधर जाएगी वो वही करंट होगी जो यहां से निकली थी। तो यहां से क्या, कौन सी करंट निकली थी, I, तो यहां पर आएगी भी I ही। आप यहां पर KCL अप्लाई कर लीजिए। ठीक, हमें 5 ओम वाली ब्रांच में करंट निकालना है। हमने करंट हर जगह दिखा दिया। अब दिखा दिया तो ये देखिए कि यहां पर अननोन कितने हैं, एक है I, दूसरा है I1, तीसरा है I2। हमें यहां पर 3 इक्वेशंस चाहिए। क्यों, क्योंकि 3 अननोन है, तो आपको 3 ही इक्वेशन चाहिए। जितने अननोन होंगे उतने ही आपको इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो हमें कोई भी 3 इक्वेशंस बनानी है। सपोज मैं इधर से चलता हूं, ये हमारा फर्स्ट लूप, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चल रहा हूं, तो लिख रहा हूं +10, माइनस करंट की डायरेक्शन में चलूंगा तो यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 6I1। यहां भी करंट डायरेक्शन में चल रहा हूं तो -4I1 प्लस I2। इसके बाद वापस से यहां पर निगेटिव टर्मिनल पर पहुंच आया, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए अब हम दूसरे इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां से
इस बड़े वाले लूप में चलते हैं पूरा ऐसे, तो क्या लिखेंगे, +10 -2, 2 में करंट क्या हुई, I - I1, करंट डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं। फिर उसके बाद आया 3 -3, I - I1 - I2 = 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें तीसरी इक्वेशन बनानी है। तीसरी इक्वेशन कहीं से भी बना लीजिए, चाहे तो आप ये लूप ले लीजिए या चाहे तो आप बड़ा वाला लूप ले लीजिए, इन चारों रेजिस्टेंस का, आपकी मर्जी। तो मैं छोटा वाला लूप ले रहा हूँ। कहीं कुछ कुछ भी नहीं पता, हम सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज मानते हैं 0, 0 माइनस वहाँ का रेजिस्ट वोल्टेज ड्रॉप, तो 2 × I - I1। ये माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर 5 में क्या होगा, 5 × I2। फिर इसके बाद 6 में करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I1, लेकिन I1 की डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर, और हम मूव कर रहे हैं उल्टा लूप बनाने के लिए, तो इसको लिख देंगे -I1 = 0। 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। आप इनको सॉल्व करके, आप मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं इस समय क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर चलाना ना आ रहा हो या इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं करते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, फिर मैं आपको एक दिन कैलकुलेटर से सॉल्व करना भी बता दूंगा। हमारा बेसिक पर्पज ये है कि केवीएल लगा करके आपको ये समझाना कि केवीएल की इक्वेशन जैसे ही बन गई, फिर आपको अगर यही इक्वेशन ही बनाना आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक पर्पज ये है कि आपको इक्वेशन से सॉल्व कराना, ठीक है, इक्वेशन बनाना। अब ये तो हुआ, हमने ये हुआ इस क्वेश्चन का वो सोल्यूशन जो हमने कल पढ़ा था केवीएल के थ्रू। हमने आज पढ़ा है केसीएल। केसीएल में अगर हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो इसी क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 अननोन है, तो वहाँ पर आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। वो आसानी क्या होगी ये देख लीजिए, इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इस फिगर को मैं दोबारा ड्रा किए ले रहा हूँ। $10 6 ओम 4 ओम 5 ओम 2 ओम 3 ओम। हमें यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट निकालनी है 5 ओम में। अगर मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूँ, नोडल एनालिसिस का पहला एजम्पशन क्या था, पहला एजम्पशन ये था कि बैटरी की टोटल वैल्यू कहाँ पर है, पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो यहाँ पर है 10 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल पर क्या है, 0। यही पहली एजम्पशन थी। एजम्पशन अगर ना हो तो आप पीछे वो बैक करके देख सकते हैं, पहली एजम्पशन यही थी, ये, ठीक। दूसरी एजम्पशन ये है कि जिस भी नोड को वोल्टेज, जिस भी नोड पर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे उसको सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर मान लेंगे, ठीक है। अब पहले ये देखते हैं कि नोड का वोल्टेज किसका किसका हमें मिला और किसका नहीं मिला। ध्यान से देखिए, यहां पर है 10 वोल्ट, यहां से यहां के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो यहां का वोल्टेज होगा वही यहां का, तो इस नोड का वोल्टेज मिल गया 10 वोल्ट। यहां से यहां के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहां का वोल्टेज मिल गया 0 वोल्ट, ठीक।
यहाँ से यहाँ के बीच में एक एलिमेंट है, जब एलिमेंट है तो यहाँ का वोल्टेज कभी भी 10 नहीं होगा, हमेशा उससे कम होगा अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन में चलेंगे। हमें नहीं पता कि करंट इधर चल रही है इधर, जब नहीं पता तो सिमिलरली यहाँ पर केस है कि यहाँ पर भी हमें नहीं पता, तो इसका वोल्टेज मैं मान लेता हूँ V1 और इसका मान लेता हूँ V2। हमारे पास 4 नोड हैं और 4 में से 2 का वोल्टेज पता है, तो निकालना कितने का है? 2 नोड का वोल्टेज। और जब 2 नोड का वोल्टेज निकालना है तो हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे अलग अलग, पहले हम इस पर करेंगे फिर इस पर करेंगे। चलिए तो लिखते हैं नोडल एनालिसिस एट V1। फर्स्ट नोड पर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं। जब फर्स्ट नोड पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड एजम्पशन क्या कहती है कि जिस नोड पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे वो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानी जाएगी। ठीक, अब देखो अगर उसको सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानेंगे तो यहां से एसोसिएटेड सारी ब्रांच में करंट क्या होगी? बाहर जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो होती है। तो अगर हमने इसको हाई वोल्टेज पर माना है नहीं है, माना है एनालिसिस अप्लाई करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे कि यहां से एसोसिएटेड सारी ब्रांच में करंट क्या होगी? आउटगोइंग होगी। तो आउटगोइंग करंट यहां पर निकाल लेते हैं इस ब्रांच में 2 ओम में। 2 ओम में आउटगोइंग करंट कितनी होगी? करंट होती क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इस 2 ओम के ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। V1 को क्यों पहले लिखा? क्योंकि हमने इस पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रही और हमने एजम्पशन क्या ली है कि जिस पर भी एनालिसिस अप्लाई करेंगे उसको सबसे हाईएस्ट वोल्टेज पर मानेंगे। तो उसको क्या लिखे? V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर करंट क्या होगी? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 5। और यहाँ पर करंट क्या होगी? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। ये तीनों करंट क्या है? आउटगोइंग। तो आउटगोइंग है तो या तो प्लस कर दीजिए सभी को या माइनस कर दीजिए सभी को, तो हमने प्लस कर दिया। इनकमिंग करंट यहां पर कोई नहीं है तो इनकमिंग करंट को इक्वल टू 0 लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 0 इधर भी लिख सकते थे लेकिन ये फिगर मिटाना पड़ता है, इस वजह से मैंने उधर लिख दिया 0, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इक्वेशन 1। जैसे ही अब हम सेकंड पर अप्लाई करेंगे, देखिए यहां पर हमें 2 वोल्टेज निकालना है V1 V2, तो हमें 2 ही इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जब हम 2 जगह नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो एक जगह हमने कर दिया, अब यहां पर अप्लाई कीजिए। यहां पर अप्लाई करेंगे तो इससे एसोसिएटेड जितनी भी ब्रांच है वहां पर करंट क्या होगी? आउटगोइंग। ये हम पहले ही जंक्शन मान चुके हैं कि जहां पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे वहां का वोल्टेज सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर वो नोड रहेगी। तो यहां पर 6 ओम में करंट कितनी हो जाएगी? V2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6। V2 को क्यों पहले लिखें? क्योंकि जहां पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं वो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर है नोड। यहां पर क्या हो जाएगा? 5 ओम में V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 5। और इधर क्या हो जाएगा? V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। ये सारी की सारी आउटगोइंग करंट है। आउटगोइंग मतलब नोड से बाहर जाने वाली, तो इनकमिंग करंट कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 कर देंगे। इक्वेशन 2, इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको 2 वोल्टेज मिलेंगे, V1 और V2। जैसे ही V1 V2 मिल गए, आपसे पूछा जाए कि 2 ओम में करंट बताइए, तो 2 ओम में करंट क्या हो जाएगा? करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल पर डिवाइडेड बाई उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। अगर V1 बड़ा हुआ तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, करंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो करंट ऐसे फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि यही लिखा है हमने V1 माइनस 10। अगर करंट निगेटिव आ गई तो करंट ऐसे फ्लो होगी। निगेटिव और पॉजिटिव होने पर सिर्फ इतना सा मतलब है, पॉजिटिव अगर आए इसका मतलब कि करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया था वो सही है। अगर निगेटिव आ गई इसका मतलब कि करंट की डायरेक्शन क्या है?
अपोजिट, जो हमने माना है उससे अपोजिट, अपोजिट टू एज्यूम्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड करंट का वही रहेगा जो निकला है, बस साइन रिवर्स होने का ये मतलब है कि डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो गई। एक चीज जो गौर करने वाली बात है वो ये है, अब इसी तरह आप बाकी ब्रांचेस में भी निकाल लेंगे। जैसे पूछा जाए कि करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 6। पूछा जाए करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, जो आपकी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों जो टर्मिनल हैं 5 ओम के, जो दोनों कार्नर हैं, डिवाइडेड बाई उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका आंसर। V1 और V2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो निकाल लीजिएगा। इसमें गौर करने वाली बात क्या है, अगर मैंने KVL लगाया जो इसके पहले सॉल्व करके बताया था, उस KVL में इक्वेशन कितनी बनी थी? 3, और यहां पर इक्वेशन कितनी बनी है? 2। ऐसा क्यों हुआ वो जान लेते हैं। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि एक नोड हमारी क्या है? रेफरेंस नोड, और रेफरेंस नोड का वोल्टेज क्या हमने माना है? 0। तो नोडल एनालिसिस में हमेशा जो हम KVL लूप या मेश एनालिसिस करते हैं, उससे हमेशा एक कम इक्वेशन बनती है। तो ये बेनिफिशियल है या नहीं है? क्योंकि यहां पर हमें मेहनत कम लगेगी। उसी सर्किट को सॉल्व करने में हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करना है, और इससे पहले हमें कितनी इक्वेशन सॉल्व करना था? 3। बात समझ में आ गई? चलिए एक क्वेश्चन हम इसी का नेक्स्ट देखते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो ब्रिज वाले क्वेश्चन हैं, इनमें हमेशा जो है नोडल एनालिसिस प्रेफर करना, लगाना। ठीक है, चलिए इसी का मैं नेक्स्ट टाइप देख रहा हूं। ये है 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट। सर्किट वही है, बस अंतर क्या है, हमने यहां पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तरीका वही है, बैटरी का जो वैल्यू है बैटरी की 10 वोल्ट, वो कहाँ है? टोटल की टोटल पॉजिटिव प्लेट पर, नेगेटिव प्लेट पर क्या है? 0। यहां से यहां के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है या नहीं है? यहां पर देखिए, अगर यहां पर 0 है और यहां से यहां के बीच में कोई एलिमेंट नहीं, तो यहां भी 0 है। लेकिन जब हम यहां से यहां चलेंगे तो बीच में एक एलिमेंट लगा है 2 ओम का, तो कभी भी इसका वोल्टेज 0 नहीं होगा। जब कभी भी इसका वोल्टेज 0 नहीं होगा, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि वोल्टेज क्या है? V1। अगर मैं यहां पर V1 मान लेता हूं वोल्टेज, इन दोनों का हमें नहीं पता, तो इसको मान लेता हूं V2, V2, और इसको मान लेता हूं V3। हमारे पास 3 अननोन है, V1, V2, V3, तो हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहां पर रेफरेंस नोड आप मानने को तो किसी को मान सकते हैं, सपोज इसको मान लीजिए कि ये 0 वोल्ट है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते, हम उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते। जो है वो यही है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर 10 वोल्ट, नेगेटिव पर 0, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई एलिमेंट नहीं, इस वजह से हमने 2 ओम लिखा। ओ सॉरी, यहाँ से यहाँ के बीच में एक एलिमेंट है, इस वजह से हमने यहाँ का वोल्टेज 0 ना मान करके V1 मान लिया। अब हमारे पास 3 नोड का वोल्टेज नहीं पता, तो हमें क्या करना है? 3 इक्वेशन बनानी है। 3 इक्वेशन कैसे बनेंगी? जब हम इन्हीं पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। सपोज मैं 1 पर कर रहा हूं, तो 1 नोडल एनालिसिस क्या कहता है कि जिस नोड को पर आप नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे उसको सबसे हाईएस्ट वोल्टेज पर मानेंगे, हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानेंगे।
तो इससे एसोसिएटेड जितनी भी ब्रांच है वहां पर करंट क्या होगी, आउटगोइंग। इस ब्रांच में कितनी करंट गई, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, वो देख लेते हैं। 3 ओम में कितनी जाएगी, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद इस ब्रांच में कितनी जाएगी, V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 4, यही होगा। इस ब्रांच में कितनी जाएगी, ये थोड़ा सोचने का विषय है। सोचने का इसलिए है क्योंकि हम हमेशा नोड से नोड तक जाते हैं। अगर हम बीच में कहीं रुक गए तो वो गड़बड़ कर देगा, वो नोडल एनालिसिस सक्सेस नहीं होगी। तो नोड से नोड हमें पहुंचना है। तो V1 से स्टार्ट करते हैं। V1 माइनस, देखिए वोल्टेज से यहां पर वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हुआ, यहां पर भी वोल्टेज से वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हुआ। तो V जब हम इधर से चलेंगे तो यहां पर पहला वोल्टेज क्या मिलेगा, बैटरी का कौन सा टर्मिनल, माइनस। तो इस वजह से ये माइनस लगाए। ये माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर उसके बाद बैटरी के कौन से टर्मिनल पर पहुंचे, माइनस पर। तो यहां पर लिखेंगे -10। बैटरी के माइनस टर्मिनल पर पहले पहुंचे ना इधर से चलने पर, तो -10 लिख दिए। इसके बाद आगे यहां पर कुछ नहीं है, और यहां पर वोल्टेज, ये 10 वाला वोल्टेज हमने पहले ही काउंट कर लिया है, तो हमने 0 कर दिया यहां पर, डिवाइडेड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 2। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इनकमिंग करंट नहीं है, ये सारी आउटगोइंग करंट है, तो हमने प्लस कर लिया। इसी तरह V2 पर लगाइए, तो V2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 5, प्लस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि हमारे पास इनकमिंग करंट कोई नहीं है। इसी तरह V3, तो V3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6, V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 4, प्लस V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, और जब तीनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे 3 अननोन मिल जाएंगे, और 3 अननोन मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों अननोन के मिलते ही आपको किसी भी ब्रांच में करंट निकालनी हो वो आप निकाल सकते हैं। 5 ओम में निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 5। वो V3 माइनस V2 भी हो सकता है, जो भी बड़ा होगा उससे हम दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस ये ध्यान रखेंगे, करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो होती है। अगर V3 बड़ा होगा तो करंट डायरेक्शन ऐसी होगी, अगर V2 बड़ा होगा तो करंट डायरेक्शन ऐसी होगी, नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए। सपोज आपको कहीं कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि अगर हम इसको रेफरेंस नोड को, किसी भी एक नोड को रेफरेंस नोड मानते तो उसका वोल्टेज क्या कर देते, 0। इसी क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं। सपोज मैंने इसको रेफरेंस नोड मान लिया और इसको मान लिया यहां का वोल्टेज 0। जब यहां का वोल्टेज 0 मान लिए, यहां का है 10 वोल्ट, यहां का मान लीजिए V1 और यहां का मान लीजिए V2। ठीक है, अब नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए।
हमने बता रखा है कि उस नोड को हमेशा रेफरेंस नोड के तौर पर इस्तेमाल करना है जहां पर मैक्सिमम ब्रांचेज आकर के मिलती हों। तो मैक्सिमम ब्रांचेज या तो यहां पर मिल रही हैं या यहां पर मिल रही हैं, 3 ब्रांचेज यहां पर भी मिल रही हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं 0, आपकी मर्जी। ठीक, अगर मैं इसको लेता हूं 0, तो हमें V2 और V1, तो V1 पर अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। प्लस क्यों लगाए, क्योंकि सारी करंट आउटगोइंग है, ये एक करंट को डिनोट कर रहा है पूरा टर्म, ये पूरा टर्म एक करंट को डिनोट कर रहा है, ये पूरा टर्म एक करंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, V2 पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। जितने ब्रांचेज जुड़ी होंगी उतने टर्म प्लस होंगे या माइनस होंगे। यहां पर 3 हैं और 3 ही ब्रांचेज इस V2 से जुड़ी हैं। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, V1 V2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही वैल्यू आई आप करंट निकाल सकते हैं। सपोज आपको इस ब्रांच में करंट पूछा तो आप क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। V1 की वैल्यू आपको पता है, सॉल्व करके मिल जाएगा। सपोज इस ब्रांच में करंट पूछा तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3। इस ब्रांच में करंट पूछा 5 ओम में तो क्या लिखेंगे, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। इस ब्रांच में करंट पूछा तो क्या लिखेंगे, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। इस ब्रांच में करंट पूछा 2 ओम में तो क्या लिखेंगे, 10 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो नोडल एनालिसिस समझ में आ गई। अब हम कल KVL और KCL मतलब लूप एनालिसिस और मेश एनालिसिस साथ में नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा मेथड कहाँ पर लगाना आसान रहेगा और कौन सा मेथड कहाँ पर जाकर के फेल होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।